अब व्हाट हैपेंस कि 1989 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं तो उस पीरियड में वीपी सिंह पूरे देश में घूम के बोफोर्स को उठा दे, इस प्रखरता से उठा दे। और उसी श्रृंखला के अंदर जो वीपी सिंह जो थे वो यवतमाल भी आए थे रात को 11 बजे यवतमाल के पोस्टर ग्राउंड पे आते हैं। वो एम्बेसडर वाइट एम्बेसडर कार में आते हैं और उस टाइम पे मैं और मेरा फ्रेंड वहां पे जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरी पब्लिक उनके जैसे स्टेज पे आते हैं वो बोफोर्स चिल्लाती है। तो वो उस टाइम पे पूरे भारत में एक साइकिल बन गया था कि बोफोर्स प्रकरण के अंदर उन्होंने खूब दलाली खाया, मुनाफे किया, तो ये सत्ता का पतन निश्चित है। और उसी प्रकार 1989 का जो इलेक्शन है राजीव गांधी हार जाते हैं और वीपी सिंह लेफ्ट पार्टी और बीजेपी के सपोर्ट से सत्ता स्थापित करते हैं। उस टाइम पे तो बीजेपी को 1984 में मात्र 2 सीट मिली थी। 1984 के अंदर बीजेपी को 1984 में जो बीजेपी है उसे जो आपकी जो गुजरात में मेहसाना में ए के पटेल है और आंध्र प्रदेश के हमम कोंडा के अंदर चंद्राया जंगा रेड्डी, इसकी 2 सीटें मिली थी उन्हें। और ये 2 सीटें 84 की जो मिली थी, पालनपुर के जो उन्होंने जो रिजोल्यूशन किया कि हम राम मंदिर को हमारे मैनिफेस्टो में लाएंगे, तो वो बेसिस के ऊपर बीजेपी की जो 2 सीट्स थी वो 85 सीट्स पे पहुंच गए। बताओ, अब वीपी सिंह के पास में 144 सीट्स वीपी सिंह के पास में थी, 85 सीट्स बीजेपी के पास में थी और 44 सीट्स लेफ्ट पार्टी के पास में थी। सो इट वाज वेरी अननेचुरल कॉम्बिनेशन, वीपी सिंह एट द सेंटर और आपका लेफ्ट पार्टी थी और बीजेपी राइट विंगर थे, तो बहुत ही अनस्टेबल कॉम्बिनेशन था। लेकिन फिर भी राजीव गांधी को बाहर करने के लिए आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद सेकंड बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही थी, तो इट वाज एक्सपेरिमेंट। तो ये गवर्नमेंट बनाते हैं। अब गवर्नमेंट बनाते 1990 में क्या होता है कि वीपी सिंह को लगता है कि मुझे अगर आगे और मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे मंडल कमीशन की जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें मुझे सार्वजनिक करके उसको मेरे को कानून जमा पहनाने का है। तो ऐसा करते करते मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो। अब व्हाट इज मंडल कमीशन? मंडल कमीशन यानी कैसा है कि इट इज डिवाइडिंग द रिलीजन इनटू मल्टीपल कास्ट। आप कुंभी हो, आप बंजारा हो, मराठा हो, अलग अलग कास्ट में आप बन रहे थे। लेकिन व्हाट इज बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या था कि द रिलीजन शुड बी सुपीरियर देन द कास्ट। तो क्या करते हैं कि वो मंडल के काउंटर करने के लिए कमंडल लाते हैं, यानी आप मंडल लाएंगे तो हम कमंडल लाएंगे। तो उनकी स्ट्रेटेजी बन जाती है कि मंडल को काउंटर करने के लिए आपको कमंडल लेना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि धर्म संजय जो है वो अक्टूबर में 30 अक्टूबर को कार सेवा का समय निर्धारित करती है और वो कार सेवा को शिलान्यास के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा लेके पूरे भारत में निकलते हैं। और आप सभी को पता है कि वो जो एल.के. आडवाणी की जो रथ यात्रा थी उसके जो शिल्पकार थे, उनके जो साथी थे वो अपने नरेंद्र भाई मोदी थे। और पूरे जो पूरी रथ यात्रा थी इट वाज ऑल कोऑर्डिनेटेड, पूरे जो फाइनल डिटेल्स थे पूरे मोदी जी के इसमें गाइडेंस में हुआ था। खैर वो रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकलती सोमनाथ से और वो रथ यात्रा निकलती है सोमनाथ से। गुजरात से पहले वो महाराष्ट्र में आती है, साउथ में आती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से वो रथ यात्रा यवतमाल आती है। यवतमाल मेरे हिसाब से 17 सितंबर को रथ यात्रा यवतमाल आती है और उस रथ यात्रा जो हमारे यवतमाल का जो आजाद मैदान है वहां पे आडवाणी जी की रथ यात्रा आती है और आडवाणी जी स्टेज पे आके भाषण देते हैं। उस पीरियड में भी मुझे काफी पॉलिटिक्स में नॉलेज था, उनको मजा आता था। तो हमारा जो मोर गेस्ट हाउस के छत के ऊपर मैंने आडवाणी जी का पूरा स्पीच सुना और बाद में आई वाज अ यंग टीनेजर था मैं, तो एक्साइटमेंट के अंदर मैं रथ यात्रा के पास में गया। रथ यात्रा को मैंने हाथ लगाया तो वो पुलिस वाले ने क्या कहा बोले तो सडनली ही स्कोल्डेड मी। लेकिन फिर भी अपने में जो टीनेजर का जो जोश था फिर भी उसको मैं हाथ लगाया। तो मैं बोला कि चलो ये रथ यात्रा एक हिस्टोरिक मोमेंट है, आगे जाके 25-50 साल के बाद में मैं मेरे जो बच्चे रवि उनको मैं बोलूंगा कि भैया आई वाज अ विटनेस टू दैट रथ यात्रा। तो आज भी मैं वो उस मान से मैं आपको आज भी मैं बता रहा कि आई वाज अ विटनेस टू दैट रथ यात्रा। आई हैव सीन दैट रथ टच दैट रथ एंड मैंने आडवाणी जी का पूरा स्पीच सुना मैंने। खैर आडवाणी जी वहां से यवतमाल से चलते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हैं, हिमाचल आते हैं और फिर दिल्ली प्रवेश करते हैं। दिल्ली से फिर वो वीपी सिंह उनको काफी समझाते कि आडवाणी जी आप रथ यात्रा यहाँ पे रोक दीजिए। तो आडवाणी जी के लिए तो ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला रहता है, तो वो वहां से फिर
ट्रेन से चलते हैं और ट्रेन से चलते हुए बिहार आते हैं और फिर बिहार से सेकंड फेज ऑफ द रथ यात्रा चालू होती है, गया से चालू होती है। अब रथ यात्रा का जैसे कि ये तमिल ये आता है, लास्ट फेज आता है, तो वीपी सिंह और मुलायम सिंह ये दोनों में हमेशा विरोधाभास रहता कि माइनॉरिटी का मसीहा कौन। वीपी सिंह बोलता था कि मैं माइनॉरिटी का मसीहा हूँ, मुलायम सिंह बोलते थे भाई हूँ। तो क्या होता था कि जब ये रथ यात्रा जब बिहार से जाती थी, तो जब इसका बिहार में जब रथ यात्रा का जो लास्ट डे रहता, तब वीपी सिंह रात को फोन करते लालू प्रसाद यादव को। लालू प्रसाद यादव को बोलते हैं वो कि लालू भाई देखो, बोले जैसे ये आडवाणी जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, मुलायम सिंह इनको गिरफ्तार करने वाले हैं, कि मुलायम सिंह इनको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि उन्हें माइनॉरिटीज के मुसलमानों की मसीहा बनने की होड़ लगे, तो वो ये तो करने वाले हैं। तो एक काम कीजिए, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि ये मौके का आप क्यों नहीं लाभ लेते हैं। आप आडवाणी जी को समस्तीपुर में आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए और आप एक माइनॉरिटी के चैंपियन बन जाइए। बोले आज बिहार और यूपी में क्या हो रहा है कि बिहार और यूपी में एमवाई कॉम्बिनेशन है, यानी 18% ऑफ मुस्लिम्स एंड 15% ऑफ, अगर आप यादव अगर दोनों स्टेट्स में देखेंगे तो इनके दोनों मिला के 30-35% आपके पास में वोट बैंक बन जाता है। तो आप इन्हें आडवाणी जी को आप गिरफ्तार कर लो और आप लाइफ लॉन्ग सत्ता का ये करो, बोले आप सत्ता भोगो, बोले आप। और वैसे ही हुआ 25 अक्टूबर को जब समस्तीपुर में जब आडवाणी जी रात को जब रेस्ट हाउस रुके थे, तब वहां के डीएम आते हैं और डीएम उन्हें बोलते हैं कि आडवाणी जी देश की कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। तो आडवाणी जी को पता था कि जैसे मुझे ये गिरफ्तार करेंगे ये सरकार गिर जाएंगे, तो वैसे हुआ। और आपको मजे क्या पता था कि उस पीरियड में समस्तीपुर के डीएम कौन थे? समस्तीपुर के जो डीएम थे वो मिस्टर आरके सिंह थे। वही आरके सिंह आज देश के पावर मिनिस्टर है, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, और आज वो आज अपने मोदी जी के गवर्नमेंट में पावर मिनिस्टर है। खैर आडवाणी जी 25 अक्टूबर को गिरफ्तार हो जाते हैं और 26 अक्टूबर को बीजेपी की कार्यकारिणी गठन होता है और वो अपने सर्वसम्मति से बोलते हैं कि आपने हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया, अब हम इस सरकार में नहीं रह सकते, हम आपका समर्थन वापस ले लेते हैं। तो ऐसे करके 26 अक्टूबर को समर्थन वापसी की घोषणा कर देते हैं। वीपी सिंह जाते हैं आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास में और फिर वो 7 नवंबर तक का टाइम मांगते हैं अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अब कार सेवा का आपका जो डेट है, जो तारीख है वो तय हो गई थी, 30 सितंबर को अपने को वहां पे कार सेवा करना है। अब आडवाणी जी गिरफ्तार हो या ना हो, जो कमान में जो तीर था वो तो निकल चुका था। 30 अक्टूबर आते आते अयोध्या के अंदर लाखों लोगों की जो कार्यकर्ता थे वो अयोध्या पहुंचते हैं और वो कार सेवा के लिए लालायित रहते हैं। उस पीरियड में जो आपके जो मुलायम सिंह जो थे, मुलायम सिंह वहां के मुख्यमंत्री रहते हैं। मुलायम सिंह को पता रहता कि अगर आज मैं आडवाणी जी को गिरफ्तार करता था तो मैं आज मेरा इमेज और माइनॉरिटी से बढ़ जाता था। तो उन्हें वो जो क्रेडिट जो मिला था वो लालू प्रसाद को मिल गया। अब क्रेडिट कैसे लेना हमने? तब वो जो कार सेवा होती है, तो 30 अक्टूबर को क्या होता है कि जो बड़े पैमानों के ऊपर मुलायम सिंह बोलते हैं कि कोई भी हालत में कोई भी कार सेवा ये ढांचे के आसपास में नहीं पहुंचना चाहिए। अब ढांचे के आसपास में पहुंचने के 30 अक्टूबर को क्या होता है कि एक दो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई जाती है और एक जो कोठारी बंधु है, कोठारी बंधु उन्हें जाके सिर्फ पानी पिलाते हैं। तो पानी पिलाते पिलाते उन्हें दोनों भाइयों की शहादत हो जाती है। दोनों भाइयों का वहां पे ये हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज उनका कोई कसूर न रहते हुए कोठारी बंधु को 30 अक्टूबर को मार दिया जाता है। फिर क्या होता है कि ये कोठारी बंधु की हत्या से, निर्मम हत्या से कार सेवकों का आक्रोश और बढ़ जाता है और 2 नवंबर को फिर वो बढ़ चढ़ के जो मस्जिद के गुंबद पे चढ़ जाते हैं, वहां पे जाके भगवा फहराते हैं। तो मुलायम सिंह ने सीधा सीधा बोला था कि भैया कोई ये नहीं है, खुदाई नहीं है, आपके पास में पूरे पावर है, आप गोली चलाओ। गोली कैसे चलाओ? छाती पे चलाओ। कोई लाठी चार्ज का कोई आप ये मत करो, पहले लाठी चार्ज मत करो, कासू गोली मत छोड़ो, सीधे की सीधे छाती पे आप काफी लोगों की गोली चलाओ। तो पुलिस वालों को तो क्या था कि जो ऊपर से उनको ऑर्डर मिला था वैसा किया उन्होंने। और वो जब पुलिस वाले जब गोली चला रहे थे कार सबको के ऊपर, तो डॉक्यूमेंट देखता कि उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो जलियांवाला बाग के अंदर जो जनरल डायर ने जो उनको ऑर्डर दिया था कि हमारी देश के नागरिकों के ऊपर आप गोली चलाओ, तो वैसा उन्हें एहसास हो रहा था।
तो अरे मजबूरन उन्हें कार से होकर गोली चलाना पड़ा। ऑफिशियल आंकड़ा उसका 16 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन अनऑफिशियल जो आंकड़ा था वो इट वाज इन हंड्रेड्स। और ये जो मुलायम सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने वो पूरे के पूरे कार सेवकों की जो खून भरी जो पूरी सनी हुई जो लाशें थी उन्हें सरयू नदी में उन्होंने बहा दिया। और ऐसे बोलते कि उस दिन सरयू नदी का जो पानी था वो रक्त रंजित लाल था बोला। तो सरयू नदी उस दिन कार सेवकों के खून से लाल हो चुकी थी। खैर ये बात होगी, फिर मूवमेंट वही रुक गया। अब करना क्या? फिर 1991 में आते आते क्या हुआ कि वापस इतिहास की करवट पलटी। 1991 में आते आते जब इलेक्शन 1991 में डिक्लेयर हुआ, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट गिर गई। जो ये जो वीपी सिंह और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट गिर गई, 1991 में वापस इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के अंदर राजीव गांधी जब श्रीपेरुंबदूर में जब अपना इलेक्शन अपना कैंपेन कर रहे थे, तब एलटीटी की धनु नाम की जो सुसाइड बॉम्बर थी उन्होंने उड़ा दिया और राजीव गांधी जी की वहाँ पे शहादत हो गई। अभी बड़ी विचित्र बात है कि 10 साल के अंदर गांधी परिवार के 3 लोगों की शहादत होगी। 1980 में संजय गांधी चले गए, 84 में इंदिरा गांधी जी चली गई और 1991 में राजीव गांधी चले गए। अब ऐसा एक बोलते कि विधि का विधान ऐसा है कि संजय गांधी वॉज अ पॉलिटिशियन बट ही डाइड बिकॉज ऑफ इन अ प्लेन क्रैश, तो पायलट बन के चले गए। राजीव गांधी जो पायलट थे वो ऐसा पॉलिटिशियन चले गए, तो जिसे पॉलिटिशियन बना था वो पायलट बन गया, और जिसे पायलट बना था पॉलिटिशियन बन गया। बेचारे दोनों उसमें कुर्बान हो गए। खैर ये हो गया। और उस राजीव गांधी की हत्या जब हुई तब देश में इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें आधे देश में इलेक्शन हो चुके थे, आधे देश में इलेक्शन बाकी थे। तो जो सिंपैथी की वापस जो लाट आई, वो सिंपैथी की लाट में वापस 1991 में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर पे आ गई और उसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए।